हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबा लें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर लें। तो आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा 25th लेक्चर है। तो हमने बहुत सी चीज़ें लगभग डिस्कस कर ली हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर हमारी पॉलिटी हो। तो हमने लगभग 80 से भी ज़्यादा प्रतिशत का जो सिलेबस है वो कर लिया है। अगर हम शुरू में अगर हमारी तैयारी नहीं होती तो हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम सिर्फ प्रीवियस ईयर ही कर लेते हैं। हमने तो फिर भी यहाँ पर कंसेप्चुअल जो भी सारी लेसन है उन सबको भी क्लियर किया हुआ है। और जो हमारे जो प्रीवियस ईयर हैं, लगभग अगर हम बात करें सिर्फ एक प्रीवियस ईयर रह गया है और हम वो भी डेली डिस्कस कर ही रहे हैं। आपका एग्जाम से पहले तो हम जो एसएसटी का प्रीवियस ईयर है उसको तो हम अच्छे ढंग से सारे डिस्कस कर ही लेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हमें ये जो प्रीवियस ईयर है इनको इतना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों है, कि हम सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो एसएसटी पर ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम एक बार लॉजिक देख लेते हैं कि हमारा ये जो पेपर होता है 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, और उसमें हमें चाहिए कितने होते हैं, 90 मार्क्स ही चाहिए होते हैं। तो 60 मार्क्स की तो सिर्फ एसएसटी हो गई और हमारी जो पैडागोजी है वो 30 मार्क्स की हो गई। और आपको पता है जैसे आपने हिंदी, पंजाबी या फिर इंग्लिश या फिर संस्कृत कोई भी आपने लैंग्वेज रखी हुई है इन दोनों में से, तो आपको वहाँ पर वो 60 मार्क्स की हो गई। तो अगर मान लीजिए आप इसमें, मैं ये बात तो कह सकता हूँ कि अगर आपने जो हमने लेक्चर जितने भी देखे हैं सारे, अगर आपने सभी लेक्चर देखे हैं तो आपके लगभग 50 से कम मार्क्स बिल्कुल नहीं आने वाले। ठीक है, 50 से ज़्यादा बिल्कुल आ जाएंगे बट इससे कम तो बिल्कुल नहीं आने वाले। अगर आप पैडागोजी की बात करें तो इसकी पैडागोजी में भी 20 मार्क्स की आती है। तो हमने जो स्टोरीज पढ़ी थी ना पॉलिटी वाले लेसन में, तो वो जो स्टोरीज से ही जो लेसन आते हैं, जैसे स्टीरियोटाइप हमने बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस किया था कि जैसे कि वो इमेज बन जाती है किसी पर्सन के दिमाग में, तो उसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं, जेंडर बायस्ड। इन सभी चीज़ों को हम जब डिस्कस किया था तो ये सारी हमने चीज़ें पॉलिटी में डिस्कस की थी। इन्हीं से ही जो हमारे पैडागोजी के क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो फिर आपके 60 में से 50 या फिर 50 प्लस मार्क्स हैं वो आराम से यहाँ से बन जाएंगे। और बचे कितने, आपको 90 अगर मार्क्स लेने हैं तो उसके लिए बचे फिर 40 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि आपको 50 तो एसएसटी से ही मिल जाएंगे। 40 में से आप मान लीजिए आपके पास पैडागोजी, अगर आप पैडागोजी बिल्कुल भी नहीं भी पढ़ के जाएंगे ना तो आपके 20 से कम मार्क्स बिल्कुल नहीं आने वाले। ठीक है, 20 से आपके अब भी मार्क्स आएंगे आपके, या फिर आप कभी भी देख सकते हैं कि आपके कभी भी जो पैडागोजी के मार्क्स है वो कम नहीं आते। और रहेगी हिंदी या फिर पंजाबी या फिर इंग्लिश। ठीक है, इनमें से आपको पैराग्राफ होगा, आप तो वो कर ही लेंगे। और रह क्या गया, पैराग्राफ के साथ आपकी पैडागोजी होगी। अगर आपने ये पैडागोजी थोड़ी बहुत देखी है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं 2-4 जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी वीडियोस भी बना दूंगा, तो आपके 90 मार्क्स लेने तो बड़े ही आसानी से आ जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ आपके अगर ये सारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपके 110 मार्क्स आराम से इसमें आ जाएंगे। तो आपके घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लगता है आपका कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी बिल्ड हो गया होगा अगर आप रेगुलर जो ये लेक्चर्स हैं तो ये जो अगर देख रहे हैं तो आपको कोई घबराने वाली ज़रूरत है नहीं। आपने हमारे साथ बने रहना है। तो जितने भी हमने लेसन किए हैं आपने सभी की रिवीजन भी करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार करके ही छोड़ देना है। कम से कम आप एक बार और उनको देख सकते हैं तो आपको पता लगेगा कि हाँ भी जो हमने प्रीवियस ईयर किए हैं सारे क्वेश्चन उनमें से ही बने हैं और उसमें से कुछ ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं। ठीक है, तो आज हम कर लेते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51। ठीक है, अंडर द महायान बुद्धिज्म, ये भी हमने पढ़ा हुआ था। तो हमने, आपको पता है कि हमने 6th क्लास की हिस्ट्री तो कंप्लीट कर ही ली है। ठीक है, आज हमारा लास्ट लेसन होगा। तो इसमें महायान बुद्धिज्म, महायान और हीनयान हुआ करते थे। हीनयान हमारी बुक में दिया हुआ नहीं था, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि महायान जो बुद्धिज्म था उसमें क्या बात कही गई थी। जो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन सी ऐसी बातें कही गई हैं जिनको हम देखते हैं। बुद्धा प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइन, की मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है। ठीक है, क्या ये बात है। स्टैचू ऑफ बुद्धा वर मेड, की उसमें ना बुद्ध की जो प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। इसमें इन्होंने महायान बुद्धिज्म की बात की हुई है। जो बोधिसत्व वर नॉट एक्सेप्टेड एज दे वर येट टू अटेन एनलाइटमेंट। ठीक है, कि जो बोधिसत्व थे उनको स्वीकारा गया क्योंकि उन्होंने अभी भी ज्ञान की प्राप्ति करनी बाकी था। ठीक है, तो नहीं स्वीकारा गया था क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। मथुरा एंड तक्षशिला डिक्लाइंड एज अ सेंचर ऑफ स्कल्पचर, की मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। तो ये आपने पॉइंट तो देख लिया अभी सब। अब हम एलिमिनेट करते हैं कि कौन कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं कि जो बुद्धा प्रेजेंस वर शोन इन स्कल्पचर बाय सर्टेन साइन, कि ये इन्होंने सर्टेन साइन की बात हुई है कि बुद्ध की जो उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से ही दर्शाई जाती थी। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। ये बात ना हीनयान में बताई हुई थी, महायान में ये बातें नहीं कही थी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो जाएगी गलत।
अब हम सेकंड को छोड़कर, क्योंकि सेकंड ही इसका सही आंसर है, इसको छोड़कर हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, बोधिसत्व वर नॉट एक्सेप्टेड एज दे वर येट टू अटेन एनलाइटमेंट, कि जो बोधिसत्व थे वो कौन थे? ठीक है, उन्होंने एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, तो उनको तभी तो बोधिसत्व कहा जाने लगा था। तो ये बात यहाँ पर हो जाएगी गलत। ठीक है, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही गलत। अब हम बात करेंगे फोर्थ ऑप्शन की, कि मथुरा एंड तक्षशिला डिक्लाइंड एज अ सेंटर ऑफ स्कल्पचर, की मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हो गया था। तो ये भी बात गलत है। ये इनकी यहाँ तो शुरुआत हुई थी, यहीं से तो मूर्तिकला थी वो डेवलप होने लग गई थी। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ही अगर हमारा हिस्ट्री वाला चैप्टर देखा है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, और आपको अगर ना आए तो फिर आप उस चैप्टर को जरूर देख सकते हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है? स्टैचू ऑफ बुद्धास वर मेड, कि इसमें बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी वो इसमें बनाई जाने लगी थी। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक, कि खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समीकरण के संबंध में सही क्या है? इनमें से हमने चारों स्टेटमेंट को पढ़ना है और हमने बताना है कि इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन, लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान, की जो लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट है क्या वो दिल्ली सुल्तान के जो उनके कंट्रोल में था, कि उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली सुल्तानों के अधिकार में रहा था। द फॉरेस्ट एरियाज इन द गंगेटिक प्लेन्स वर पेनिट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, कि जो गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्रों को पहली बार बैठा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली, कि ये बड़ा मुश्किल होता था, जैसे कि दूर दूर के प्रांत हुआ करते थे, कि दिल्ली से कंट्रोल करना बंगाल को, कि वो बड़ा ही मुश्किल काम हुआ करता था। सुदूर प्रांतों का नियंत्रण करना बड़ा ही कठिन काम था। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 की अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक फोर्स देयर कंट्रोल इन गंगेटिक प्लान फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, की अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानों पर इलाकों पर जोर जबरदस्ती करके उन इलाकों पर ज़्यादा समय तक कंट्रोल रख पाए थे। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? इसकी जो स्टेटमेंट सही है वो है ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, इसकी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट है। तो अब अभी हम ये भी देख लेते हैं कि ये सही कैसे है और बाकी गलत कैसे हैं। तो जो दिल्ली का जो बंगाल और सुदूर प्रांतों का जो नियंत्रण करना था वो बड़ा ही कठिन काम हुआ करता था, कि उस टाइम पर आपको पता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता था, बड़े बड़े प्रांत हुआ करते थे, तो वहाँ पर दूर वाले इलाके कंट्रोल नहीं हुआ करते थे, वहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट लोग हुआ करते थे। ठीक है, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपना अधिकार जमा देते थे, जैसे कि वहाँ पर उन्होंने अपना गवर्नर भेज दिया किसी और राज्य में। ठीक है, बंगाल में किसी और ने अपना गवर्नर भेजा, या फिर मान लीजिए जो बंदा दिल्ली में राज कर रहा है उसने क्या किया, उसने बंगाल में अपना गवर्नर भेज दिया। तो गवर्नर भेजने के बाद तो वो वहाँ के और राजा हुआ करते थे, उनको मार देते थे। जैसे बंगाल में उस राजा का गवर्नर जो होता था उसको मार देते थे और उस पर अपना कब्जा कर लेते थे। तो इसलिए वहाँ पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम था। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो लार्ज पार्ट थे सब कॉन्टिनेंट के वो रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान, की जो उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली सल्तनत के अधिकार में रहा था। ये बात गलत है, वो रहता तो था पर वो ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता था, कुछ समय के लिए रहता था। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हो जाएगी गलत। और सेकंड ऑप्शन, द फॉरेस्ट एरिया इन द गंगेटिक प्लेन्स वर पेनिट्रेटेड थ्रू द फर्स्ट टाइम, तो ये भी बात गलत है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन भी गलत। और थर्ड ऑप्शन है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानों पर इलाकों पर जोर जबरदस्ती करके अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए थे, कि लंबे समय तक नहीं रख पाए थे। ठीक है, तो ये भी जो ऑप्शन है ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 3। अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइबल पीपल, कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन कथन गलत है। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइबल पीपल, जो कबीले वाले जो लोग हुआ करते थे। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव स्कैंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स, की जो कंटेम्प्रेरी जो इतिहासकार हैं, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। तो ये क्या बात सही है? तो इन्होंने गलत पूछा है ना, गलत। तो अभी हम पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार, कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है, मोस्ट ट्राइबल ग्रुप केप्ट रिटन रिकॉर्ड्स, के जो ट्राइबल जो लोग हुआ करते थे वो अपने लिखित जो सबूत हुआ करते थे, लिखित दस्तावेजों को रखा करते थे। ठीक है, क्या ये बात सही है? या फिर ट्राइबल पीपल प्रिजर्व रिच कस्टम एंड ओरल ट्रेडिशन, की जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। ऑप्शन नंबर 4, ट्राइबल सोसाइटी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर ऑन देयर डाइवर्स नीड्स, की जनजातीय समाज अपना विविध
किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ ये आप ना इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल ही सही देंगे, क्योंकि हमने ये पॉलिटी में ये वाला लेसन बड़ा भी हुआ था, ठीक है, जनजातीय समूह वाला लोग की वो उन्होंने कैसे धीरे धीरे संघर्ष किया था और अपने लिए आज़ादी, या फिर कह सकते हैं जैसे कि उनको शहरों में धकेल दिया गया था, तो उन्होंने थोड़ा बहुत तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया ही था। फिर बाद में सरकार को एक कानून भी पास करना पड़ा था, ठीक है, किनके हक में, कि जो जनजातीय लोग होते हैं उनका हक है इन जंगलों पर और उनका पूरा अधिकार है कि वो इनको अच्छे से रख पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? अगर आप ऑप्शन नंबर 2 और 3 देखें तो ये दोनों कुछ ऑपोजिट जैसी जा रही हैं कि एक दूसरे की बिल्कुल ही उलट है, ठीक है। तो आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए कि इनमें से एक क्वेश्चन है, एक जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसका जो सही आंसर है, इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है इनकरेक्ट, कि जो ये ट्राइबल लोग हुआ करते थे इनमें से कौन सी बात गलत है। तो यहाँ पर जो ट्राइबल लोग हुआ करते थे उनके कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होते थे। तो हमने देखा था ना वो जब लेसन पढ़ा था कि जनजातीय लोगों के बारे में सिर्फ एक ही बार टीवी पर दिखाई जाती है कि वो नाचते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और उनका जो जीवन है कितना समृद्ध है, उनके पास कितना ज्ञान है, उनको इतनी जड़ी बूटियों का ज्ञान है, जंगल में कहाँ पर कौन कौन सी जो पेड़ पौधे हैं उनका क्या क्या फ़ायदा है, उनसे पेस्टिसाइड जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं ये सब कैसे बनाया जाता है, जानवरों के बारे में सभी जानकारियाँ हैं, बट उनको लोगों को ये नहीं दिखाया जाता। मतलब तो यही है ना कि जो इनकी जानकारियाँ हैं वो इनके पास मौखिक रूप में है। मतलब ये कि तीसरा ऑप्शन अगर ये गलत ना होता तो ये ट्राइबल लोगों के बारे में बात सही कही गई है, बट ये बात बिल्कुल ही गलत कही है कि जनजातीय समूह के लोगों के पास दस्तावेज जो है लिखित रखा जाता था, तो ये बात नहीं है। बाकी सारी बातें ठीक है एक हिसाब से जनजातीय लोगों के बारे में सही कही हुई हैं, ठीक है, कि यहाँ पर इन्होंने जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे फर्स्ट ऑप्शन में मुसाफिरों ने, इनके बारे में बहुत ही कम जानकारी दी है, तो हाँ ये भी बात सही है। जो यहाँ पर ट्राइबल लोग हुआ करते थे उन्होंने रिच कस्टम एंड ओरल ट्रेडिशन के इन्होंने मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया था, ठीक है, बहुत ही लंबे समय तक। और ऑप्शन नंबर डी कौन सा है कि ट्राइबल सोसाइटी डिपेंडेड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स, कि वो एक दूसरे पर निर्भर रहा करते थे एक दूसरे की जो कमियाँ होती थी उसको पूरा करने के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि यहाँ पर जो ब्रिटिश कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, कि ये जो हमारा 1857 का जो विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपना नियंत्रण को समेकित किया था। कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था ना, तो वो हमने वैसे ये हिस्ट्री में अभी चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी ये हमने ना जो प्रीवियस ईयर किए थे उसमें काफ़ी बार डिस्कस कर लिया था कि उसका आंसर होगा क्या। तो आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पे अपना नियंत्रण था उसको समेकित किया था। बाय ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन फॉर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स, की ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा ढंग से संभाला जा सके। या फिर ऑप्शन नंबर 2 कि बाय रिक्रूटिंग मोर सोल्जर फ्रॉम द अवध बिहार एंड सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, की अवध बिहार और मध्य भारत और दक्षिणी भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती करके। या बाय मेकिंग पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द लैंडलेस एंड पीजेंट, कि यहाँ पर भूमिहीन तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाकर। या फिर बाय अपेजमेंट एंड सेफगार्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स, की तुष्टिकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। तो इन्होंने 1857 के विद्रोह के बाद जो इन्होंने पावर्स थी ना, वो जो ब्रिटिश इंडिया से पावर लेकर जो वहाँ पर रानी बैठा करती थी, ब्रिटिश साम्राज्य जो हुआ करता था, उन्होंने अपने हाथ में ही सौंप लिया था, ठीक है, कि जो ये भारतीय मामलों में इनको ना ये खुद ही संभाल सकें, ठीक है, ये जो जितने भी मामले होंगे भारतीय उनको ये अच्छे ढंग से संभाल सकेंगे। तो इन्होंने ये काम किया था। हालांकि ये काम तो इन्होंने दूसरा भी किया था, बट इसका सही उत्तर यही होगा कि सब चीज़ों को अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था। तो यहाँ का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वो बिल्कुल ही सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब हम बात करेंगे 5th क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, की निम्नलिखित में से प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, प्रतिनिधि लोकतंत्र जिनमें लोगों को चुनकर भेजा जाता है, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव चूजन थ्रू इलेक्शन, की जो मतदान होता है, जो लोगों को चुना जाता है, प्रतिनिधि को उनको मतदान के द्वारा चुना जाता है, इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। या फिर डिसीजन मेकिंग इन द हैंड्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, की प्रतिनिधि के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कि जो जनता के निर्णय में लिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आज कोई बात करनी है कि बॉर्डर पर लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जनता निर्णय लेगी कि हाँ भी हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन है। अब बाद में यहाँ पर 4th जो ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि फ्रेंचाइज राइट टू पीपल, की जनता को मतदान का अधिकार, कि आपको पता है ना यूनिवर्सल अडल्ट
सफराज, जो हमें वोट देने का अधिकार है, ये सभी को है। तो ये जो 3 बातें कही हुई हैं, कौन सी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ये विशेषता होती है कि सभी, कोई भी जो इलेक्शन में खड़ा होगा वो उसको भी अधिकार है, ठीक है, उसको ही चुना जाएगा वोट की मदद से, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है कि डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है, ये जो प्रतिनिधि होते हैं यही तो चुनते हैं, जो भी अपने जो हमारा फैसला लेते हैं उनके हाथ में ही होता है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो है गलत, ठीक है। वो कैसे गलत है वो भी ये भी हम देख लेते हैं कि जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती नहीं है इन लोगों की, क्योंकि हमने इन लोगों को चुनकर भेजा है कि आप हमारे बिहाफ पर डिसीजन लीजिए। जैसे कि अगर कोई सांसद है, एमपीज हैं, ठीक है, तो ये डिसीजन हमारे लिए लेते हैं जो हमारे हक में हों, बट हम नहीं डिसीजन लेते कोई भी, तो ये हमारे द्वारा चुने गए होते हैं, तो ये इनके द्वारा जो डिसीजन होते हैं वो इनके द्वारा ही लिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इन्होंने यही तो पूछा था कि कोई फीचर नहीं है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, कि लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसका प्रतिनिधि लोकतंत्र का कौन सा विशेषता नहीं है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है कि सभी को वोट देने का अधिकार है, तो ये बात भी सही है कि हाँ भी ये सभी को वोट देने का अधिकार होता है। अगर यहाँ पर नॉट ना लगा होता फिर ये तीनों ऑप्शन सही होते, तीसरा वाला गलत होता, बट यहाँ पर नॉट लगाया तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो है बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये भी वैसे हमने ये ना क्वेश्चन जब पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था 6th क्लास का, उसमें ही हमने ये डिस्कस किया था कि विच पार्टिकुलर रीजन इन इंडिया इज नोन एज लिटिल तिब्बत, कि भारत में किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस भी किया था। लिटिल तिब्बत किसको कहा जाता है, ये लद्दाख को कहा जाता है, ठीक है, लद्दाख को। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57, ये मतलब कि हमारा 7वां क्वेश्चन है कि अपीलेट सिस्टम, हमने कोर्ट के बारे में पढ़ा था ना पॉलिटी में, कि भारत में जो अपील प्रणाली है या फिर पौनवर्दिक प्रणाली किसे कहते हैं। तो ये हमने जो कोर्ट वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि अपीलेट सिस्टम में क्या होता है, प्रोविजन फॉर अप्लाइंग फॉर जुडिशियल सर्विस, की न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान है, प्रोविजन फॉर अपील इन द पार्लियामेंट अगेंस्ट अ कोर्ट ऑर्डर, की न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, या फिर प्रोविजन फॉर द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एक्टिंग एज द हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी, की राज्य कार्यपालिका प्रमुख के सर्वोच्च अपील अधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, या फिर प्रोविजन फॉर अपील टू द हायर कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट, की निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के में अपील का प्रावधान। तो हम इस पे बाकी सारे ऑप्शन को डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि इसका जो सही जो सीधा स्टिक आंसर होगा वो कौन सा होगा। अपीलेट सिस्टम में होता क्या था कि अगर आप मान लीजिए, हमने ये उसमें एक स्टोरी के माध्यम से भी पढ़ा था कि जैसे कि अगर आप खुश नहीं हैं, आपका ना मान लीजिए आपके पास कोई पेन था, ठीक है, आपकी क्लास में पेन था, तो वो किसी ने ना चोरी कर लिया, या फिर कोई भी बात हो सकती है कि आपके पास कोई पेन है, उसने क्लास में किसी ने चोरी कर लिया, आपको शक है कि किसी पर्सन ने चोरी किया है, ठीक है, तो आपने भी एफआईआर लिखवा दी, ठीक है, आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया, आपका पहले जिला अदालत में केस गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं किसी ने नहीं चोरी किया, आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, तो आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, आपने कहा नहीं यार मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, आप क्या करेंगे, आप उसके हायर कोर्ट में चले जाएंगे, जो उसके ऊपर वाली अदालत होगी ना, आप कहेंगे यार मैं तो इसमें जाऊंगा कि मैं तो अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अदालत ने फैसला गलत दिया है। फिर दूसरी बार अदालत ने कहा कि नहीं यार ये पेन ना इसने चुराया है, पर आपको लगता है कि नहीं यार अदालत ने अभी भी गलत फैसला दिया है, तो आपने कहा कि नहीं मैं तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाऊँगा। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में गए और आपको उन्होंने जो फैसला दे दिया आपको वो मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही होता है अपीलेट सिस्टम में, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है कि फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी उचली अदालत में जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका कौन सा आंसर है, 4 इसका सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 8th क्वेश्चन है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका कौन सा होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू, कि पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके लक्षण नहीं है। इट लाइज टू द साउथ एंड नॉर्थर्न प्लेन्स, की ये साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स, की ये जो हमारा उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और ये अरावली हिल्स बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, की ये उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, या फिर इट इज अ रिच मिनरल कोल लाइक आयरन ओर, या फिर जो ये कोयला या फिर लो अयस्क जैसे खनिज की प्रचुरता है, या फिर रिवर महानदी एंड कृष्णा आर सम ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन द प्लेट्यू, की रिवर महानदी और कृष्णा है ये क्या है, सम ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द प्लेट्यू, किस पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली जो महानदी और कृष्णा नदियां यहाँ पर ही मौजूद हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कि जो रिवर महानदी और कृष्णा है आर सम ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द प्लेट्यू, कि ये जो रिवर्स हैं ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है, ये ना बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में
ना कि अरब सागर में, ठीक है। आपको पता है ना कि जैसे कि ये हमारा भारत है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा था, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की यहाँ पर खाड़ी है, तो यहाँ पर ये जो रिवर्स है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ना कि ये अरब सागर में। तो इनका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो उसका सही आंसर है। और ये बाकी जो सारी बातें कही हुई हैं ये सही कही हुई हैं, किनके बारे में, जो ये प्रायद्वीपीय पठार है कि ये हमारे साउथ में पड़ता है, नॉर्थन प्लेन के, ठीक है। और ये अरावली हिल्स है, यहाँ पर आपको इसका बॉर्डर देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्ट साइड पे। यहाँ पर आपको खनिज पदार्थ, हमने पढ़ा था ना पठारों पे आपको खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बातें तीनों कही हुई हैं सही, और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हो जाएगा राइट। अब हम बात करेंगे, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अफ्रीका इज करेक्ट, कि अफ्रीका के बारे में हमने बताना है कि इनमें से कौन सी बात है जो सही कही हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं, अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, की जो सबसे लार्ज पार्ट है वो अफ्रीका का वो साउथर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। या फिर इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास, कि ये अकेला एक ऐसा महाद्वीप है जिससे ना कि जो कर्क विषुवत तथा मकर रेखा है वहाँ से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा आपको पता है ना, जैसे कि ये है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये तो है हमारी जो भूमध्य रेखा, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं विषुवत रेखा भी जिसे कहते हैं, इक्वेटर। और ये कौन सी रेखा थी, ये हमारी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी होती है, ये वाली है कर्क रेखा, नीचे वाली है मकर रेखा। तो हमारा जो अफ्रीका पड़ता है उनमें ना ये तीनों जो रेखाएं हैं वो ऐसी स्थिति है उसकी कि ये जो तीनों रेखाएं हैं वो उस देश से होकर गुजरती हैं, ठीक है। तो इसका चलो मैंने आंसर चलो बता ही दिया, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2। चलो बाकी के जो ऑप्शन है उसे भी देख लेते हैं। तो गोबी डेजर्ट कहाँ पड़ता है, इट इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट, कि गोबी डेजर्ट वैसे यहाँ पड़ता नहीं है, ये गोबी डेजर्ट है वो पड़ता है लगभग आप कह सकते हैं चाइना या फिर मंगोलिया वाले, दोनों में थोड़ा बहुत आपको यहाँ की मात्रा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है गोबी डेजर्ट में, ठीक है, मंगोलिया चाइना में। इट इज सेपरेटेड बाय एशिया बाय यूरल माउंटेन ऑन द वेस्ट, कि अब आपको ये बताना है कि ये आपका होमवर्क है कि वो कौन से दो कॉन्टिनेंट हैं जो कि यूराल जो पर्वत हैं, ठीक है, यूराल माउंटेन्स है, उन दोनों से वो अलग होते हैं। ये हमने काफ़ी बार डिस्कस भी कर लिया है ज्योग्राफी की, जब हमने कंसेप्चुअल क्लास ली थी तब भी हमने पढ़ा था, और हमने अभी हाल ही में हमने ये प्रीवियस ईयर पढ़ा था उसमें भी हमने ये डिस्कस किया हुआ था। तो आपको ये बताना है कि कौन सा वो दो कॉन्टिनेंट है जिनको ये यूराल पर्वत है, यूराल माउंटेन्स है, इन दोनों को अलग करते हैं। तो अब हम देखते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन ऑटम बिकॉज, कि भारत में दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा होती है, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर विंड मूव बैक टू द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल, की जो हवाएं हैं, पवन है, वहाँ से जो वहाँ का जो हमारे पवन स्थल हैं वो कौन से भागों से लौट कर आती हैं, बंगाल की खाड़ी में आकर बहती हैं, ठीक है। या फिर विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी टू द बे ऑफ बंगाल, की पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। या फिर विंड ब्लो फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू अरेबियन सी, की पवन बंगाल की खाड़ी से अरब की ओर तरफ बहती है। या फिर विंड मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू अरेबियन सी, की पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ जो विंड है वो मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल, तो इसी के कारण वहाँ पर जो होती है वर्षा होती है, क्योंकि पवन होती है स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, तभी यहाँ पर तमिलनाडु और आपको ये साउथर्न पार्ट है कौन कौन सा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आपको थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिलती है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आपने ये भी बताना है, और आपको जो होमवर्क दिया हुआ है आपने वो भी कंप्लीट करना है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।